हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? तो जानते हैं कि हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एंशियंट हिस्ट्री है। उसमें डीपली जाने के लिए आपको बहुत सारे बुक है जो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन एक ऐसा बुक है जो आपके जैसे कि SCRT NCRT और आपका लूसेंट जितने भी है उसका सार संग्रह है, उसको एक जगह संग्रहित किया गया है और एक जगह सम्मिलित करके सभी टॉपिक्स को, सभी बुकों से, और एक बुक में उसको क्या किया गया, कंपाइल किया गया। तो ऐसा बुक अगर एक बार आप स्टडी कर लीजिएगा तो कोई भी वन डे एग्ज़ाम है उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। खासकर MCQ फॉर्म एग्ज़ाम है जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम बोल रहे हैं उसके लिए भी है, और लोअर क्लास का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी। ये जो है MCQ एग्ज़ाम के लिए समझिए कि बाइबल से रामबाण है। तो इसलिए मैं आप लोग को एक ही विषय में, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सब टॉपिक्स है, तो मैं आप लोग को एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें रोज दिन के व्यवहार से या डेली बेसिस पे हम दो टॉपिक्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। दो टॉपिक्स को आप डीपली लेकर आप लोगों को पढ़ाएंगे, और इससे क्या होगा कि आप 1/2 करके इसको स्पीड करके आप देख ले, 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी आने वाला एग्ज़ाम है आप बुक पढ़ लिए, उसके बाद लुसेंट पढ़ लिए या कोई बुक पढ़ लिए, उसके बाद इसको जो बचा कसा है वो सब इसमें आपको मिल जाएगा। ये इतना अच्छा बुक्स है। ये खासकर स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन जो दरोगा है, जो भी बाकी एग्जाम है, कोई भी वन डे कंपटीशन एग्जाम है, MCQ फॉर्म एग्जाम है, उसके लिए बहुत अच्छा बुक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसका टॉपिक्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत और प्रागैतिहासिक काल, यानी हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड प्री हिस्टोरिक एज हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं आज। चलिए शुरू करते हैं हम। इतिहास के पहला जो पेज है, एक जनरल जानकारी के लिए, ये जो पहला प्राचीन इतिहास के बारे में उसके हम देखते हैं। आप लोगों के लिए हम इसको बड़ा जूम कर देते हैं। जब से सृष्टि मतलब दुनिया की उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर वर्तमान समय तक मानव सभ्यता के लिखित संकलन को हम इतिहास की संज्ञा देते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अध्ययन की सुविधा के हेतु इतिहास के 3 कालखंडों में, टाइम फेजेज में डिवाइड किया गया है। पहला जो है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, जैसे इसमें पाषाण काल आता है। आधे ऐतिहासिक काल, जिसमें हड़प्पा और वैदिक दोनों आदि में सम्मिलित है, मतलब इसमें लिखने की कला थी लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है। तीसरा जो है ऐतिहासिक काल, जिसे लिखा भी जा सका और पढ़ा भी जा सका, लिखने और पढ़ने की जो क्रिया इसमें हो गई उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब देखते हैं हमारे भारत के बारे में, यहाँ पे कैसे इसका नाम पड़ा, क्या इसका इतिहास है, एक जनरल इसको एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो हमारे भारत देश का नाम, जो भारत का नामकरण जो है, ऋग्वैदिक काल के एक बहुत बड़े एम्बिशियस किंग थे, प्रतापी राजा थे, भरत के नाम पर हुआ था। पूर्व में इसे आर्यों की भूमि होने के कारण इसे आर्यावर्त कहा गया, और बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्मू द्वीप नाम से पुकारा गया। यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम दिया, जबकि हमारे महाकाव्य तथा पुराणों में से भारतवर्ष अथवा भारत का देश कहा गया है। सिंधु नदी के कारण इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा, जैसे कि पारसी वर्ड में स का मतलब होता है ह, तो जो सिंधु नदी है वो हिंदू नदी से वहाँ बोला जाती है, और इसी नाम से इसका हिंदुस्तान पड़ा। भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मध्यकालीन इतिहास भारत, या कहीं इतिहास कहिए मिडाइवल हिस्ट्री, या आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें जो टाइम पीरियड को जो डिटरमाइन किया जाता है, एक कि कैसे एक ईस्वी है, क्या है, इसके बारे में ये जो थोड़ा सा दिया गया है एक्सप्लेनेशन, उसको देखते हैं। तो जूलियन और ग्रेगरियन कैलेंडर ईस्वी के मसीह के जन्म के बाद वर्षों को दर्शाता है, और ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म से, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पूर्व के वर्षों को दर्शाता है, ईसा पूर्व। जैसे 20 ईस्वी का मतलब हो गया, 20 ईस्वी का मतलब हो गया कि ईसा अलैहिस्सलाम के जो जीसस क्राइस्ट है उसको उनके जन्म के 20 साल के बाद, और ईसा पूरा मतलब 20 साल पहले। ठीक है। तो इसको जनरल भाषा में कॉमन इरा और BC या बिफोर कॉमन इरा, मतलब कॉमन इरा मतलब हो गया जब उनका जन्म के बाद की जितनी भी घटनाएं हैं उसको हम उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको हम क्या करेंगे, इंडिकेट करने के लिए क्या करेंगे कि BC लगाएंगे, ये लगाएंगे। ठीक है। C लगाएंगे, कॉमन इरा लगाएंगे। और जब उनका जन्म से पहले कोई भी ऐसा घटना हुआ हो, जैसे बौद्ध का जन्म हो गया या कुछ भी हो गया, ऐसी कोई घटना है, तो उसको BC के रूप में हम इंगित करेंगे। ठीक है।
और यहाँ पे एडी मतलब प्रयोग, अब लैटिन भाषा में इस शब्द में एडी का प्रयोग ईसा मसीह के जन्म तिथि के लिखते हैं। एडी यानी एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जबकि ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय के लिए बीसी यानी बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। ठीक है, व्यवहार में होता है, जैसे हिंदी में ईसा पूर्व और संक्षेप में ई अपू के नाम से इंगित करते हैं। अब देखते हैं हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत देखते हैं, तो वो देखते हैं कि इसमें 3 तरह के स्रोतों का इसमें वर्णन है। 3 तरह से प्राचीन भारत इतिहास का हमें जानकारी मिलती है। कौन कौन? तो पहला है धर्मग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, तो धर्म ग्रंथ है और ऐतिहासिक ग्रंथ है। दूसरा है आपका विदेशी यात्रियों और तीर्थयात्रियों का विवरण, और तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य स्रोत। धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथों को मिली महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। धर्म ग्रंथ और धार्मिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ और देखते हैं ब्रह्मोत्तर ग्रंथ। अब ब्राह्मण साहित्य में अंतर्गत आने वाले प्रमुख ग्रंथ है वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, पुराण, स्मृति ग्रंथ, रामायण, महाभारत। ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ साहित्य के अंतर्गत आते हैं बौद्ध और जैन साहित्य। वेद जो हैं 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद भारत का सबसे प्राचीनतम क्या है? ग्रंथ है। वेदों के संकलनकर्ता मतलब जो इनके संकलन किए हैं वो कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। नोट: सूक्तों, स्तुतियों, प्रार्थनाओं, यज्ञ एवं तंत्र मंत्रों से संबंधित सूत्रों का संग्रह वेद कहलाता है। अब देखते हैं संस्कृत भाषा के विद शब्द के वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है विद से, जिसका अर्थ है पवित्र अथवा आध्यात्मिक ज्ञान, मतलब जो भी आपका स्पिरिचुअल नॉलेज है उसके बारे में जो ज्ञान हो तो उसको हम वेद कहते हैं। सबसे प्राचीन धर्मग्रंथ ऋग्वेद है, जबकि सबसे बाद में अथर्ववेद है। ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। ऋग्वेद जो है वैदिक देवी देवताओं के मंत्रों का संग्रह को कहा जाता है। इसमें 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल खिले पाठ के अंतर्गत 11 सूक्तों सहित 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के पढ़ने को वाले को, ऋषि को जो भी पढ़ते हैं उनको होत्रु कहलाते हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, वामदेव, आत्रि और गृत्समद ऋषि ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार हैं, जबकि महिला रचनाकार में देखते हैं तो पैलोमी, सची, कछावृत्ति, घोषा, सची नामक महिला ऋषियों ने भी ऋग्वेद की रचना में अपना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया है। ऋग्वेद का रचनाकार 1500 रचना काल जो है 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ऋग्वेद से हमें आर्यों के जीवन, व्यवहार, राजनीतिक प्रणाली एवं तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल और पहले मंडल के अंत में जोड़ा गया, सबसे लास्ट में। ठीक है, और 10वें मंडल को पुरुष सूक्त में चतुस्वर्ण जो समाज है, जैसे कि 4 भागों में हिंदू समाज को यहाँ पे डिवाइड करने का जो उनका कर्तव्य के साथ कहा गया है, उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। इसके अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। ये जो है ब्राह्मण जो है ब्रह्मा जी के मुख से, जो राजपूत हैं, क्षत्रिय मतलब भुजा से, आर्म से, और वैश्य जो है जंघाओं से, और शूद्र जो है उनके चरणों से यहाँ पे उनकी उत्पत्ति हुई है। इसमें देखते हैं ऋग्वेद में समाज के 4 वर्णों के दायित्व, व्यवसाय व सामाजिक जातिगत स्थितियों के विशेषाधिकार एवं कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन है। कौन सी जाति कौन काम करेगी, क्या उसका विशेषाधिकार होगा, इसके बारे में ऋग्वेद में लिखा गया है। ठीक है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। जो हाथ से लिखी गई है, ऋचा लिखी गई है, उसको खील कहा जाता है। ऋग्वेद में इसमें इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ मिलती है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का एक लोकप्रिय मंत्र है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में किस देवता का वर्णन है, तो सबसे पहले याद कर लीजिए कि इंद्र के लिए 250 और उसके बाद अग्नि के लिए 200। उसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि गायत्री मंत्र किस ऋग्वेद से लिया गया है, क्या ये किस में उपलब्ध है, तो आप बोलिएगा कि ऋग्वेद में है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें देखते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद संहिता कहलाते हैं। ठीक है, संहिता का अर्थ है संकलन, मतलब उसका कलेक्शन। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौशिकी, संखायन शाखा का ये जो है। और ऋग्वेद में ही वामनावतार के 3 पगों का आख्यान उल्लेखित है। यजुर्वेद देखते हैं तो यजुर्वेद यह 2 भागों में विभक्त है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण मतलब काला, शुक्ल मतलब गोरा, तो ये जो है दोनों यजुर्वेद हैं।
अब देखते हैं यजुर्वेद कर्मकांड प्रांत प्रधान है जो गद्य पद दोनों में है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है गद्य पद में कौन सा आपका वेद है, तो ये है यजुर्वेद। ठीक है, इसमें यज्ञों के निर्माण में विधि विधानों नियमों और विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। इसके मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को अध्रवायु कहा जाता है। उसको कहता है होत्रु ऋग्वेद का, यजुर्वेद का अध्रवायु। सामवेद को देखते हैं, साम का अर्थ होता है गान, अर्थात साम वेद जो है गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और सामवेद में 1549 ऋचाएँ हैं। इसमें वर्णित देवता सविता या सूर्य है। ठीक है, सामवेद के मंत्रों का पाठ्यकर्ता अथवा पुरोहित जो मंत्रों को उच्चारित करता है उसको हम उद्गाता कहते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में हम आते हैं अथर्ववेदा पे। तो अथर्ववेद पे आते हैं तो अथर्वा ऋषि द्वारा इसके वेद को रचित होने के कारण इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। और इस वेद के दूसरा जो दृष्टा थे अंगिरस ऋषि थे, जिस कारण इसे अंथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। ठीक है, साथ ही इसे भेषण वेद भी कहा गया है। अथर्ववेद में 731 सूक्त, 20 अध्याय, प्राय 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद में धर्म, औषधि, जादू टोना, ब्रह्म ज्ञान, साप, वशीकरण, रोग निवारण, स्तुति, आशीर्वाद, प्रायश्चित, प्रेम, विवाह, राजक्रम, मनुष्य समान विचार, विश्वास, अंधविश्वास, अनुसंधान इत्यादि का वर्णन मिलता है। इस वेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कह के संबोधित किया गया है। इस वेद में कुरुओं को राजा को परीक्षित की तथा आर्य अनार्य समन्वय का चर्चा उपलब्ध है। अब देखते हैं वेदांग। वेदांग की रचना ऋषियों ने वेदों को भली भांति समझने के लिए इसका रचना किया गया है। इसमें है वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ब्राह्मण ग्रंथ, यज्ञों एवं कर्मकांड के विधि विधान एवं उनकी क्रियाओं को अच्छी प्रकार समझने समझाने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। सप्त ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। मैत्रेयी संहिता में स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति को दर्शाता है। इसमें कहा गया है कि जुआ और शराब के बाद सबसे अगर कोई नीच चीज़ है दुनिया में तो कौन है, वो तीसरा दोष है इंसान का स्त्री मतलब महिला। अब देखते हैं पुराण का। तो पुराणों की संख्या 18 है। इनका रचनाकाल जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में है और सबसे प्रामाणिक एवं प्राचीन मत्स्य पुराण है। और पुराणों को भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का रोचक एवं क्रमबद्ध विवरण मिलता है जो प्रामाणिक भी है। पुराणों के रचयिता महर्षि लोमहर्ष है, जिनके रचनाकाल के बाद उनका आगे का बढ़ाया उनका पुत्र जो थे उग्र सर्वा ने। और इन 5 पुराणों में राजाओं के वंशावली पाया जाता है। हर पुराण जो है किसी राजा की डेंसिटी का क्या करता है, वर्णन करता है, डिस्क्राइब करता है। जैसे कि मत्स्य पुराण जो है आंध्र 57 वंश से है, विष्णु पुराण मौर्य वंश से है, वायु पुराण गुप्त वंश से है और ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण आण्यक। इसमें रहस्यात्मक दर्शनिक मतलब इसमें जो है मिस्ट्रियस एंड फिलोसफर विषय पर ज़्यादा विवरण मिलता है। इसमें मतलब ये प्रैक्टिकल विषय पर नहीं है, कहानी समझिए कि झूठी कहानी है, कुछ ऐसा मिला है जिसको मतलब इनके इतिहासकारों ने इसको मतलब ऑथेंटिक नहीं माना है, तो उसके विषय में इसकी जानकारी मिलती है। ब्राह्मण साहित्य का अंतिम भाग माना जाता है ये। ठीक है, उसका देखते हैं उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना, यानी उपनिषद वह रहस्य विधा है, उपनिषद वह रहस्य विधा है अथवा ब्रह्म विधा है जिसका ज्ञान शिष्यगण गुरुजनों के पास बैठकर मतलब गुरु से जो ज्ञान मिलता है उसको उपनिषद में रूप में लिखा गया है। ठीक है, उपनिषद को ध्यान विधा या प्राविधा भी की संज्ञा दी जाती है। और उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी जाती है, जबकि प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या 12 मानी जाती है। मुंडक उपनिषद से ही भारत देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो कौन सा उपनिषद से, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं प्रमुख उपवेद जो है आयुर्वेद है, गंधर्ववेद है, धनुर्वेद है, शिल्पवेद है। प्रतिसांख्य वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। स्मृतियाँ देखते हैं, स्मृतियों की रचना वेदांग या सूत्रों के बाद हुई है। स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति है। इसका रचनाकाल 200 ईसा पूर्व में या से 100 ईसा पूर्व माना जाता है, इसके बीच में ये हुआ है। ठीक है, मनुस्मृति के रचनाकार
अथवा टीकाकार भारूची, गोविंदराज, कुल्लू भट्ट, मेघातिथि मनुस्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ स्टैंडर्ड बुक्स माना जाता है। किसका? शुंग डायनेस्टी का। गुप्त काल के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें नारद स्मृति से प्राप्त होती है। सूत्र देखते हैं। ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी के बाद तथा ईसवी संवत के दौरान सूत्र साहित्य की रचना हुई। इसका उद्देश्य से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की प्रयास है। जैसे ईडीएम में फ्रेज पढ़ते होंगे ना, तो वैसे ही इसको रचना किया गया है। अब देखते हैं कि इसमें निरुक्त देखते हैं तो निघुंटू इसे बोलते हैं और क्लस्ट वैदिक शब्दों का संकलन है, जिसको व्याख्या करते के लिए महाकवि यास्क ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निरुक्त को रचना की थी। षड दर्शन देखते हैं क्या है, तो ऋषि महर्षि ने उपनिषद को दर्शन के लिए उपनिषद को दर्शन के 6 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें है पतंजलि का योग दर्शन, कपिल का सांख्य दर्शन, वदरायण का उत्तर मीमांसा, कणाद का वैशेषिक दर्शन, जैमिनी का पूर्व मीमांसा और गौतम का न्याय दर्शन। अब देखते हैं हम कि पतंजलि जो है ये पुष्यमेध शुंग के पुरोहित थे और द्वारा लिखित महाभाष्य से हमें शुंग इतिहास की जानकारी विस्तृत रूप से मिलती है। अष्टाध्यायी में को संस्कृत भाषा का व्याकरण की प्रथम पुस्तक सम्मानित दर्जा प्राप्त है। अष्टाध्यायी, ठीक है। इसके रचनाकार महर्षि पढ़नी है। पढ़नी ने अष्टाध्यायी की रचना की है। मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि महाभाष्य की रचना किसने की है, पढ़नी ने किस किताब की रचना की है, तो आपको मैचिंग करना होता है, क्रॉस वाइज में होता है, ठीक है। अष्टाध्यायी पुस्तक में हमें मौर्य युगीन एवं उसके पूर्व के इतिहास और मौर्य राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी का रचनाकाल 400 ईसा पूर्व माना जाता है। गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ है जो कि कात्यायन रचित है, जिससे हमें भारत पर होने वाले यमन बैक्टीरियन जो भी इन्वेजन हुआ उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। महाकाव्य देखते हैं। भारतवर्ष के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य है रामायण और महाभारत। महाभारत जो है बाद में उसका नाम पड़ा, इसके देखते हैं कैसे। रामायण का रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि है। संस्कृत भाषा में इसकी रचना 5वीं सदी ईस्वी में हुई थी। आरंभ में 6000 श्लोक थे जो बाद में 12000 और कालांतर में 24000 श्लोक हो गए। रामायण को चतुर्वंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। महाभारत का रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं और आरंभ में महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता था। इसका रचनाकाल 2400 ईसा पूर्व है। महाभारत को मूलतः 8800 श्लोक में थे जब इसके जय संहिता कहा जाता था, ठीक है। जब इसके श्लोकों की संख्या 24000 हो गई तब इसका नाम पड़ा भारत पड़ा। कालांतर में जब इसके श्लोकों की संख्या 24000 से बढ़कर 1 लाख हो गई तब इसका नाम सप्तसाहित्री संहिता और आखिरकार में महाभारत हो गया। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में देखते हैं हम तो बौद्ध साहित्य है और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत देखते हैं तो बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है त्रिपिटक है, महत्वपूर्ण और प्राचीन है। इनकी संख्या 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधीम पिटक। सुत्त पिटक जो है महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचार और जिनके जितना भी उनका उपदेश था, प्रोक्लेमेशन था, उनके जितने भी संग्रह है उसको सुत्त पिटक में सबसे महत्वपूर्ण है, इसको दर्जा प्राप्त है और इसी में वो संग्रहित है, ठीक है। आप देखते हैं इस सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। और विनय पिटक में मठ में रहने वाले जितने भी बौद्ध भिक्षु थे जो बिहार में रहते थे, बौद्ध भिक्षु, उनके अनुशासनों एवं संबंधित नियमों को जानकारी मिलती है। अधीम पिटक में बौद्ध दर्शन और मतों के दार्शनिक व्याख्यान मिलती है। इस पिटक का संकलन महान सम्राट अशोक के शासनकाल में जो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था, मंगोली पुत्र तिस के द्वारा संपन्न हुआ था, उसी में इसका रचना हुआ था, ठीक है। जातक में बौद्ध गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ संकलित है, ठीक है। दीपवंश की रचना 4वीं सदी ईस्वी में हुई थी। इसमें सिंहल द्वीप के इतिहास पर प्रथम बार, सिंहल मतलब श्रीलंका, डाला गया है, ठीक है। और महावंश की रचना 5वीं सदी में हुई थी और इस ग्रंथ को मगध के राजाओं की सूची प्राप्त होती है। मगध डायनेस्टी की जो भी इसमें राजा थे उसको कर्मावली इसका में दर्शाया गया है, ठीक है। महावस्तु एवं ललित विस्तार ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के विश्व के जानकारी देते हैं। और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद, जितने भी जनपद 16 महाजनपद हैं जो पाकिस्तान, इंडिया, लगभग अफगानिस्तान और ये जितने में फैले थे
नदर्न इंडिया में, उसके बारे में इसको जानकारी दिया गया है। ठीक है, किसमें? तो ये दिया गया है अंगुत्तर निकाय। अब देखते हैं आर्य मंजूश्री मूलकल्प के द्वारा बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। अब देखते हैं मिलिंद पन्हो। मिलिंद मतलब मिनांडर और पन्हो मतलब क्वेश्चन, ये संस्कृत वर्ड है, बता रहे हैं। तो मिलिंद पन्हो ये जो बुक है, ये जो है प्रश्न उत्तर के रूप में है, प्रश्नोत्तर के रूप में है, मतलब इसे क्वेश्चन आंसर सेशन के रूप में इसको लिखा गया है। ठीक है, इसमें जो मिलिंद का क्वेश्चन रह रहा है और इसमें जो है नागसेन द्वारा उसको आंसर दिया जा रहा है, और जब बौद्ध धर्म अपनाया उसके बाद का ये, उसके समय का ये बुक है। ठीक है, मिलिंद पन्हो में यूनानी राजा मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के दार्शनिक वार्तालाप की जानकारी मिलती है। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है और इसमें बुद्ध के जीवन के चरित्र और अनेकों कथानकों के साथ वर्णित किया गया है। जैन साहित्य देखते हैं, जैन साहित्य का आगम कहा जाता है। जैन आगम के 12 महत्वपूर्ण अंग आते हैं, साथ ही 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छंद सूत्र के अतिरिक्त नदी सूत्र, अनुयोग एवं मूल सूत्र भी सम्मिलित है। जैन आगम ग्रंथों की रचना महावीर की मृत्यु के बाद श्वेतांबर संप्रदाय वो है जो यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया में, जो उड़ीसा में जो दुर्भिक्ष आया था, फेमाइन आया था, बहुत बड़ा काल आया था, उस समय ये लोग क्या कहे कि चले भाग गए दक्षिण की तरफ, दक्षिण इंडिया की तरफ। इससे फ़ायदा भी हुआ कि उधर जाके जो आपका जैन धर्म है वो एक्सपेंड किया, फैला, लेकिन एक ये हुआ कि जैन धर्म में मतभेद हो गया और जैन धर्म 2 श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। तो श्वेतांबर जो होंगे वो उजला कपड़ा पहनेंगे और ये साउथ की तरफ भाग गए, ये दुर्भिक्ष के समय, इनको श्वेतांबर कहा जाता है। ठीक है, के आचार्यों के द्वारा की गई है। तो जैन आगम ग्रंथों के रचनाकार महावीर की जो मृत्यु हो गई, इंतकाल हो गया, डेथ हो गया उनका, उसके बाद जो है श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों ने के द्वारा रचना की गई थी। कौन? जैन आगम जितने बुक हैं। जैन आगम के 12 सूत्र हैं, अक्षरांग सूत्र, भगवती सूत्र, विवाग स्वयं, टिठिये, पढ़वाग रणि आई, अतंग दसाओ, सूर्यकंडग, थाड़ंग, न्यायधम कहा, समवायंग, अणुत्रवाईस दशाओं, उवास दशाओं। ये जो है 12 जो है जैन आगम है, जो श्वेतांबर संप्रदाय ने महावीर के मृत्यु के बाद इनको लिखा है। ठीक है, धार्मिकेतर से, मतलब धर्म के बाद जो साहित्य हैं उनको हम देखते हैं, जो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, जो भी साहित्य है उनको हम देखते हैं। तो अर्थशास्त्र जो है ये भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है और इसके लेखक प्रसिद्ध कूटनीतिक गुरु चाणक्य, कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त है। इनका 3 नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो अगर कोई वो पूछ दे कि अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है, तो तीनों ऑप्शन दे, तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इसमें जो है मौर्यकालीन इतिहास व तत्कालीन अर्थव्यवस्थाओं सहित राजनीतिक व्यवस्था पर विशद जानकारी प्राप्त होती है। इसमें बोला गया है कि अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। ठीक है, विशाखादत्त रचित मुद्राक्षर से भी हमें मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। सोमदेव द्वारा लिखित कथा सरित सागर से हमें मौर्यकालीन इतिहास के परिचित कराता है। ये भी पूछता है कि कौन से किताब जो है किस शासन डेंसिटी को यहाँ पे इंगित करता है या वर्णित करता है। तो ये इसमें मिला, आप देख लीजिएगा एक बार इसको अच्छे से। वाणभट्ट रचित हरिश्चरित से हमें राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। विक्रम देव चरित्र से बिल्हण रचित है और जिससे हमें चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के संबंध में प्रचुर जानकारी मिलती है। संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं और क्रमबद्ध ढंग से समेटने के प्रथम प्रयास कलहण ने अपनी पुस्तक राजतंगिनी में किया। राजतंगिनी जो बुक है जो कश्मीर के ऊपर उसके पॉलिटिकल उसके इकोनॉमिकल जितने भी आर्थिक राजनीतिक जितने भी उसके सेक्शन हैं उसको कश्मीर के बारे में जानकारी देते हैं। कौन? राजतंगिनी की जो आपका बुक है सॉरी हम देखते हैं इधर जो भी उनके कलहण के बुक राजतंगिनी है वो जो कश्मीर के बारे में विशेषतः जानकारी हमको प्राप्त कराते हैं। और देखते हैं पुष्प में शुंग के पुरोहित पतंजलि रचित महाभाष्य शुंग वंश के इतिहास को वृत्तांत समेटे हैं। गार्गी संहिता प्रथम शताब्दी में रची गई जिससे भारत पर यूनानी आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है, कालिदास लिखित रघुवंशम और विशाखादत्त द्वारा लिखित देवी चंद्रगुप्तम गुप्त वंश की जानकारी पर प्रकाश डालता है, इतिहास पर प्रकाश डालता है। अब देखते हैं कि शूद्र रचित मृक्षकटिकम हमें गुप्तकालीन संस्कृति इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। भास रचित स्वप्नवास व दत्तम
के माध्यम से हमें वत्सराज उद्यान के विषय में जानकारी मिलती है। कालिदास ने 4वीं सदी में मलबाकिनग्रम गिंत्रम की रचना की और जिसमें सुंग डेंसिटी की हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं विदेशी यात्रियों के, तीर्थयात्रियों के विवरण देखते हैं। जो विदेशी यात्री भारत में आए वो क्या क्या किताब लिखे और क्या क्या उनका विवरण यात्रा मतलब घूमे फिरे यहाँ पे क्या क्या किए उनका देखते हैं। तो फहियान, यह चीनी यात्री गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ये पूछा जाता है कि किस शासनकाल में फहियान भारत की धरती पर प्रवेश किया था, तो ये बोलिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और ये समय था कब तक, 399 से 414 के बीच में फहियान रहा, 15 साल तक रहा। भारत में रहकर वो भारत के दशा का विवरण नामक की पुस्तक की रचना की और इस पुस्तक के माध्यम से उसने भारत के तत्कालीन समाज, रणनीति, संस्कृति विस्तार पूर्वक चर्चा किया और उसने मध्य प्रदेश की जनता को सभ्य, सुसंस्कृत और सुखी बताया। उसके बाद देखते हैं कि ये जो सोर्स है इसका ऑक्सफोर्ड से लिया गया है। और हेनसांग देखते हैं, युआन चांग इसका नाम था। यह भारत में 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक 16 वर्ष तक भारत में रहा। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय माना जाता है और यह सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में आया था। उसने बिहार के नालंदा जिला स्थित विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक अध्ययन किया और अपनी पुस्तक में इस विश्वविद्यालय को परिवेश की बड़ी सुंदरता से विवरण किया है। और चीन लौटते समय उसने अपने कुछ बौद्ध ग्रंथों को भी ले गया। सी युकी नामक अपनी पुस्तक में उसने अपना भ्रमण वृत्तांत जो यहाँ पे विजिट किया है उसका उल्लेख उसमें किया गया है। सी युकी उनका बुक है। इसमें 138 देशों का सुंदर विवरण उपलब्ध है। ठीक है। और उसने अपनी पुस्तक में हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति का विस्तार से विवरण किया है। उसकी पुस्तक के अनुसार तब सिंध का राजा शूद्र था। ठीक है। जब हेनसांग अध्ययन हेतु नालंदा विश्वविद्यालय आया तब वो विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। इनका बहुत बड़ी कहानी आप आगे मिलेगा शिलभद्र के बारे में, जिनकी बड़ी श्रद्धा से उसका विवरण प्रस्तुत किया है। अब देखते हैं कि संयुगन भारत की यात्रा पर 518 ईस्वी में भारत आया और यह 3 वर्षों तक भारत प्रवास पर रहा और लौटते वक्त उसने बौद्ध धर्म के प्राप्तियां एकत्र की और अपने भारत भ्रमण का एक वर्णन विस्तार अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया। ठीक है। इस सिंह 7वीं शताब्दी में अंत में 675 से 696 ईस्वी तक में भारत आया और काफ़ी समय तक बिहार राज्य स्थित विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय में, विक्रमशिला जो है भागलपुर में, ठीक है, और नालंदा जो है पटना पाटलिपुत्र में रहा। इसने अपनी पुस्तक के माध्यम से इन विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त तत्कालीन भारत के विशद विवरण प्रस्तुत किया। मतधान लिन इसने हर्ष के पूर्वी अभियान पर लिखा और चाउ जू कुआ यह दक्षिण भारत पहुंचा और इसने चोलकालीन समाज व्यवस्था पर काफ़ी जानकारी उपलब्ध कराया। यूनानी रोमन यात्री देखते हैं तो यूनानी रोमन यात्री के उल्लेख देखते हैं तो पहला हेरोडोटस, टिसियस, मेगास्थनीज, पिलनी, निराकस, अस्टियोलस, डायनोसियस, टॉलमी, डाइमेकस, ओनिस्टिकस, पोलिफेरिन ऑफ द एशियन सी। इसका मतलब जो ये लास्ट वाला 11वां बोल रहे हैं, इसका जो किताब लिखने वाले इनका जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई, लेकिन ये लिखा गया है पोलिफेरिन ऑफ द एशियन सी के बारे में। इसमें हिंदुस्तान के खासकर सिंध का जो एरिया है वहाँ पे व्यापार के बारे में जानकारी इसमें हमको मिलती है। तो यूनानी रोमन यात्री लेखक देखते हैं हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। इसने 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। अपनी इस पुस्तक में हेरोडोटस ने तत्कालीन भारत फारस संबंध के वर्णन किया और टीसीएस ईरान का राजवैद्य था और इस ईरानी लेखक ने भारत के संबंध में कई काल्पनिक बातें भी अपनी पुस्तक में जोड़ दी, जिस कारण इसकी पुस्तक प्रामाणिकता से परे माना जाता है। इसकी ऑथेंटिक बुक नहीं है। जो ईरान फारस, जो पहले अभी ईरान है वो फारस बोला जाता था, उसके बारे में इन्होंने किताब लिखा है जो प्रामाणिक रूप से जानकारी नहीं है। इसमें बहुत सारे जो कहानियाँ हैं जो हास्यास्पद हैं वो अपने से लिखा गया है। तो अब देखते हैं हम मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका, अपनी इस पुस्तक में मौर्यकालीन समाज संस्कृति का विवरण प्रस्तुत किया। इसकी रचना प्रामाणिक मानी जाती है, ये जो ऑथेंटिक है। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार, साथ साथ भारत में पशु, पेड़ पौधे, खनिजों के साथ साथ अन्य भारत पशुओं के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। अब देखते हैं डायनोसियस के बारे में देखते हैं तो मिस्र के सम्राट टॉलमी
मिस्र यानी जो अब इजिप्ट है, उसको मिस्र भी कहते हैं। इसका टॉलमी, मिस्र के सम्राट टॉलमी फिलाडेल्फुस के राजदूत था और वह मौर्य नरेश अशोक के दरबार में आया था। उसने तत्कालिक मौर्य समाज के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई। टॉलमी जो था रोम निवासी था और उसने दूसरी शताब्दी में भारत आया, भ्रमण पर आया। यहाँ की तत्कालिक भौगोलिक अवस्था की जानकारी प्राप्त कर अपनी प्रसिद्ध प्रमाणिक पुस्तक भारत का भूगोल की रचना की। डाइमेकस जो था सीरिया का सम्राट अंत्योकस का राजदूत था, अंत्योकस का, और यह राजा बिंदुसार के दरबार में आया था। और ये भी पूछता है किसके दरबार में आया, तो हम पहले आपको बता दे रहे हैं कि ये एक बार मैचिंग कर लीजिएगा, अपने आप को याद कर लीजिएगा। तो ये जो था सीरिया का सम्राट अंत्योकस का राजदूत था और यह बिंदुसार के दरबार में आया था। वह 298 से 273 ईसा पूर्व भारत में रहा। अब देखते हैं कि उसके बाद उल्लेखनीय मौर्यकालीन विवरण प्रस्तुत किया। नियाकस, अनिस्ट्रस और ऑस्ट्रियोउलस ने भी भारत में विश्व में प्रमाणिक और विश्वसनीय विवरण प्रस्तुत किया। यह लेखक सिकंदर के साथ भारत आए थे। ठीक है, ये जो इतने भी लेखक यूनानी हैं, ये बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। इनका जब आप पढ़िएगा, अगर कोई पॉलिटिकल साइंस IAS ऑप्शनल लिया है IAS में, तो उसमें आपको मिलेगा वेस्टर्न थिंकर में ये सारे जो हैं बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। इनके बारे में हमें जानकारी आप जब कोई वेस्टर्न पॉलिटिक्स पढ़ेगा, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, उसमें मिलेगा। तो छोड़िए, हमें उधर नहीं जाना है। अब देखते हैं कि पेरिफेलियन ऑफ द पेरिपलस ऑफ द एरिथ्रियन सी के बारे में देखते हैं। तो नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना एक गुमनाम, मतलब इसका अभी तक मालूम नहीं चला कौन आदमी लिखा है, ने लेखक ने की है, जो प्राय 80 ईस्वी के में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इस पुस्तक में बंदरगाहों तथा भारत की निर्यात आयात होने वाली व्यापारिक वस्तुओं का व्यापक विवरण मिलता है। ये खासकर इसमें हम बता दे रहे हैं कि हम दूसरे IAS की किताब में जो पढ़े हैं उसमें लिखे सिंध के बारे में जो व्यापार होता था उसके बारे में जानकारी दिया गया है। उस समय सिंध जो है था वो भारत का हिस्सा था। अरबी लेखक में देखते हैं तो अलबरूनी जो था मूल निवासी, मूल नाम जिसका था अबू रिहान था। यह लेखक होने के साथ साथ गणितज्ञ ज्योतिष भी था और 11वीं शताब्दी में आक्रमणकारी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अलबरूनी ने भारत पर महत्वपूर्ण किताब लिखी, किताबुल हिंद अथवा तहकीक हिंद, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसे राजेंद्र प्रसाद नेहरू ने लिखे, वो नहीं है, दूसरे हैं। अब देखते हैं उसकी लिखी हुई पुस्तक आज भी भारतीय इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। इस पुस्तक से अलबरूनी के ने तत्कालीन भारतीय राजपूतकालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। ठीक है, यूरोपीय यात्री में देखते हैं तो मार्को पोलो, इटली देश का यह यात्री लेखक 13वीं शताब्दी में 1292 से 1294 के अंतर्गत भारत प्रवास किया, भारत में रहा और इसने दक्षिण भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। पांड्य इतिहास के विषय में इसका लिखित विवरण इतिहासकारों के लिए, इतिहास के शुद्धि पाठकों, विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। निकोलो कांटी इसने 1419 से 1444 ईस्वी तक अपने भारत प्रवास के बाद भारत के विजयनगर साम्राज्य, जो अभी कर्नाटका में जो मौजूद है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दशा पर महत्वपूर्ण लिखित सामग्री प्रस्तुत की। तिब्बत यात्री देखते हैं तो तारानाथ थे, तिब्बत भारत आए थे, लामा तारानाथ, और उन्होंने कंग्यूर एवं तग्यूर नामक ग्रंथों की रचना की थी। इस ग्रंथों में भारत के इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी समाहित किया गया है। अब देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में देखते हैं तो पुरातात्विक साक्ष्य अथवा स्रोतों के प्राचीन भारत के अध्ययन हेतु सर्वाधिक विश्वसनीय प्रमाणिक होते हैं। इसमें देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य स्रोत में देखते हैं अभिलेख हैं, रिकॉर्ड्स, सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, स्मारक हैं, भवन हैं, चित्रकला है, अवशेष हैं, मूर्तियाँ हैं और स्तूपा हैं। ठीक है, तो अभिलेख देखते हैं तो सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख बोगाज कोई, ये जो माइनर एशिया में है, ये उज्बेकिस्तान साइड में है और नामक स्थान से प्राय 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था। अभिलेख पर वैदिक काल के देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नातस्य, नशात्य, अश्विनी कुमार आदि के नाम उल्लेखित किए गए हैं। ठीक है, स्मरणीय देखते हैं अभिलेख का अधिकतर पत्थर और धातु की चादरों पर खुदे हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र, इपिग्राफी कहते हैं और पुराने दस्तावेज के प्राचीनतम तिथि के अध्ययन को हमें पुरालिपि शास्त्र, पैलियोग्राफी
कहते हैं। ठीक है, पुराने दस्तावेज की प्राचीन तिथि के अध्ययन को हम पुरालिपि शास्त्र या पैलियोग्राफी कहते हैं। मोहरों, स्तूपों, ईंटों, मूर्तियों और मंदिरों की दीवारों पर भी अभिलिखित खुदे हैं। अभिलेख जो है खुदे हैं, रिकॉर्ड्स बोलते हैं जिसको, खुदे हैं। सबसे अधिक संख्या में प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक के समय के मिले हैं और ये अभिलेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अभिलेख यूनानी, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक 4 भाषाओं में प्राप्त हैं। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि जितने भी अभिलेख हैं अशोक के वो कौन कौन से भाषा में हैं, तो ये जो है 4 भाषा में आप याद कर लीजिए। पूरा यूनानी, ब्राह्मगिरी या ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक, इस 4 भाषा में उनका जो अभिलेख जो है उल्लेखित है। नोट, खरोष्टी और अरमाइक लिपि में दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी लिपि कैसे लिखी जाती है। 2 याद कर लीजिए, जो राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, तो खरोष्टी और अरमाइक खरोष्टी, इसको इंग्लिश में अरमाइका कहते हैं। तो अरमाइक और खरोष्टी जो लिपि जो है वो किस में लिखी जाती है, तो ये जो लिखी जाती है ये दाएं से बाएं यानी राइट से लेफ्ट। ठीक है, जबकि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख देखते हैं। तो समुद्रगुप्त का अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज ग्वालियर अभिलेख, यशोवर्मन मालवा नरेश मंदसौर, गौतम बला श्री नासिक अभिलेख, पुलकेशियन सेकंड द्वितीय एहोल अभिलेख, विजय सेन बंगाल के शासक देवपाड़ा अभिलेख, खारवेल कालिंगराज उड़ीसा हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित है, स्कंदगुप्त भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख महाराष्ट्र में, और रुद्रदमन जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। ठीक है, सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख कालिंग राज खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारतवर्ष का जो सबसे पहला नाम है वो हमें किस गुफा से प्राप्त हुआ है, गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ है, तो खारवेल का हाथी गुफा आप नाम लीजिएगा। ठीक है, और सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मलिपि लिखित सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ने का सफलता प्राप्त की। इसने 1837 में जेम्स प्रिंसेप, इसे पूछा जाता है। गुप्त काल में पूर्व के अभिलेख प्राकृत भाषा में है और जबकि इसके बाद के अभिलेख अधिकतर संस्कृत भाषा में है। जो गुप्त काल से पूर्व से जितने अभिलेख है अधिकतर प्राकृत नेचुरल जो लिपि है उसमें है, और जो बाद के अभिलेख है वो सारे संस्कृत लिपि में पाए गए हैं। ठीक है, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी हमें सोहगरा अभिलेख, ये भी पूछा जाता है किस अभिलेख से सबसे पहले हमें फेमाइन, दुर्भिक्ष या अकाल का जानकारी हमें मिलता है, तो सोहगोरा अभिलेख से हमको सबसे पहला जो है जानकारी का अभिलेख मिलता है। हुणों का, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुणों का आक्रमण की जानकारी हमें भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलती है। ठीक है, राजा भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती प्रथा, ये भी पूछा जाता है। मैचिंग कराएगा, देखिए मैचिंग करने के क्वेश्चन पूछेगा कि मैचिंग कीजिए इसको, तो सारे हिस्टोरिकल जो भी आपका जो हुआ इंसिडेंट है उसको लिख देगा, उसका मैचिंग कराएगा आपसे। तो इसमें आप अच्छे से यहाँ पकड़ बनाना पड़ेगा और ये बुक में बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो राजा भानु का गुप्त अभिलेख में एरण अभिलेख जो है उसमें सती प्रथा के साथ तत्कालीन समाज में अस्तित्व में होने की जानकारी मिली है। सिक्के देखते हैं, कॉइन्स देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है और इन्हें ठप्पा मारकर बनाने की क्रिया का नाम आहत सिक्के पड़ा और इन पर केवल चिन्ह खुदे होते थे। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन भारतीय सिक्के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राप्त हुए। अधिकतर आहत के सिक्के पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध के क्षेत्रों से मिले हैं। यौवन शासकों ने ही सर्वप्रथम सिक्कों का लिखना शुरू किया। अरिकेमेडु पदुचेरी का नाम के पास है, यहाँ से रोमन सिक्के मिले हैं और रोमन सिक्के मिलने का मतलब ये होगा कि यहाँ पदुचेरी जो है ये कोस्टल एरिया है, यहाँ से व्यापार होता है। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब यही हुआ। समुद्रगुप्त द्वारा जारी सिक्के को उसके बीणा बजाती मुद्रा को अंकित से होने से संगीत प्रेमी होने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त को मतलब जो भी सिक्का है उसमें उनको बीणा बजाते हैं, मतलब उसको संगीत प्रेमी के होने का एक यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त काल के में जारी किए गए हैं। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के मुद्राएं कुषाण काल में। सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के किसमें किया गया है, तो गुप्त काल में। लेकिन शुद्ध जो है प्योर जो है वो सिक्का किस में जारी किया गया, शुद्ध स्वर्ण सिक्का, तो कुषाण काल में। सर्वाधिक सिक्के उत्तर मौर्य काल से प्राप्त हुए हैं। जो प्राप्त हुए हैं भी उत्तर मौर्य काल के, जो पोस्ट मौर्यन इरा है उसके बाद एज में मिले हैं, पीरियड मिले हैं। इस काल के सिक्के तांबे, शीशे, कांसे, चांदी, सोने के बने हैं। तो पूछा जाएगा कि मौर्यकालीन, पूर्व मौर्यकालीन या उत्तर मौर्यकालीन सिक्के को विभेद कीजिए। तो उत्तर मौर्यकालीन जो सिक्का है वो आपको सभी मेटल से उससे मिले हैं, जैसे कि तांबा, शीशा, कांसे,
चांदी और गोल्ड के बने होते हैं। स्मारक एवं भवन। प्राचीन काल के स्मारक एवं भवन को होने के भारत के प्राचीन काल में विकसित हो रहे वास्तुकला के विकास व भवन निर्माण की शैली से अवगत कराते हैं। प्राचीन स्मारक एवं भवनों के सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मारक हमें हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। जिखेड़ा की खुदाई से लोहा के प्रयोग होने का साक्ष्य मिला है। कौशाम्बी की खुदाई से महाराज उदयन के राजप्रसाद का अवशेष मिला है। पाटलिपुत्र की खुदाई से में चंद्रगुप्त मौर्य के काल की लकड़ी के बने महल ध्वंसावशेष, इसमें कहा गया है 84,000 जो था, सिर्फ इसमें पिलर था, इतना बड़ा ये महल था। ये आपके पाटलिपुत्र में इसका मतलब वर्णन इसका मतलब कहा गया कि पाटलिपुत्र में मौजूद था। और कोई कहता है कि गंगा में बाढ़ आ गया था, कोई कहता है कि भूकंप आ गया जिसमें ये ध्वस्त हो गया था। इसका अलग कहानी है। आपको यहाँ पर से भी याद रखना है कि कौशाम्बी खुदाई से महाराज उदयन के हो गया, और प्रसाद मतलब हो गया महल, राजप्रसाद का अवशेष मिला। और पाटलिपुत्र की खुदाई से चंद्रगुप्त मौर्य के काल के लकड़ी के बने, तो पूछ देगा, ये मुरादपुर साइड में है पटना में, तो पूछ देगा कि ये महल जो है पटना में जो लकड़ी का महल था वो किसके शासनकाल से था, तो ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के काल के साथ ये मौजूद था। अभी ध्वस्त है, ज़मीन के अंदर है। कश्मीरी नौपसाड़ी प्रस्थल बुर्ज होम, इसमें और भी इसकी कहानी है कि इसमें बहुत सारे कुत्ते के साथ इंसान को दर्शाया गया है और एक साथ 3 आदमी को दफनाया गया है। ये जो है घोड़ा का यहाँ पे इंसान के साथ दफनाया गया है। तो यहाँ पे जो भी मिले हैं आपको अवशेष मिले हैं, तो इसमें नहीं पढ़ना है, आपको इससे बता दे रहे हैं। कश्मीरी नौपसाड़ी पुरुषस्थल बुर्ज होम से गड्ढा घर मिला है जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ पाई जाती है। उत्तर भारत में नागर कला शैली, जो उत्तर भारत की जो मंदिर बनाने की कला थी वो नागर है। दक्षिण भारत में द्रविड़ है, ठीक है, द्रविड़ शैली है। और मंदिर की कला तथा मध्य भारत में की मंदिर की कला, जो दोनों शैली मिली जुली है, द्रविड़ और नागर, तो दोनों को जो मिली है उसको बेसर शैली कहते हैं। ये जो मध्य प्रदेश एरिया है, जो आपका अमरकंटक के पहाड़ी वाला एरिया है मध्य भारत, उसमें आपको मिलेगी जो बेसर शैली मिलेगी। दक्षिण का भी और उत्तर का दोनों का समन्वय, दोनों नागर और द्रविड़ शैली का समन्वय जिसमें मिलेगा हमको, उसको हम बेसर शैली कहते हैं। और ये मध्य भारत के में ये इसको पाई गई है, ठीक है, पाया जाता है। अब मूर्तियाँ देखते हैं। प्राचीन भारत में मूर्तियों का निर्माण काल बृहद रूप से कुषाण काल से आरंभ हुआ। कुषाण पूछेगा कि सबसे पहले मूर्ति का निर्माण किस काल से शुरू हुआ, तो कुषाण काल से, ठीक है। कुषाणकालीन मूर्तियों पर विदेशी प्रभाव और गुप्तकालीन मूर्तियों पर देशी प्रभाव प्राप्त है। कुषाण पर विदेशी प्रभाव होने का कारण था कि कुषाणों का जो शासन था वो अफगानिस्तान के एरिया में था, तो जो भी वो मिलेगा उनको, आपको जो गौतम बुद्ध का जो मूर्ति मिलेगा उसमें उनका घुंघरू बाल होगा, नक्शा भी अलग होगा, मतलब उनको जो भी होगा यूरोपीय जैसा होगा। लेकिन जो हमारे तरफ मिलेगा जो भी मोरे इस साइड में या मगध साइड में, तो वो जो मिलेगा वो इंडियन का जो मूर्ति कला है उसके रूप में मिलेगा। तो ये आप यूपीएससी या जब एग्जाम दीजिएगा मेंस में, उसमें उसको डिफ्रेंशिएट करने को बोलता है, तो उसमें आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे याद रख लीजिए सिर्फ कि क्या है कि यहाँ पे मूर्ति के बारे में देखा गया है। अब प्राचीन मूर्ति का बेहद कुषाण काल आरंभ होता है। कुषाणकालीन मूर्तियों के ऊपर विदेशी प्रभाव और गुप्तकालीन मूर्तियों पर देशी प्रभाव साफ दिखता है। भरहुत, सांची, बोधगया, अमरावती प्राप्त मूर्तियों में प्राचीन भारतीय जन सामान्य के जीवन की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि प्राचीन काल चित्रकला के क्षेत्र में देखते हैं क्या इसका ये इंडिकेशन कर जानकारी देता है हमें प्राचीन इतिहास में। तो इसका चित्रकला में प्राचीन काल की उपलब्ध चित्रकला से हमें तत्कालीन जीवन की 20 से में जानकारी मिलती है। अजंता के चित्र, अजंता एलोरा एक महाराष्ट्र का जगह है, उसमें ये पहाड़ी के बनाए गए काट के, ये जो है तीनों धर्म से है, बौद्ध और हिंदू और जैन तीनों धर्म से यहाँ पे मूर्तियाँ मिली गई हैं। तो इसमें अजंता के चित्रों को माता और शिशु अथवा मराणसर राजकुमारी और जैसे चित्रों में शाश्वत भाव, मतलब एकदम हूबहू अभिव्यंजना साफ परिलक्षित होती है। इसे चित्रों गुप्त कला की कलात्मक प्रकाष्ठा, मतलब क्या उसका मतलब आर्टिफिशियल, मतलब कितना वो लोग आगे थे उसके बारे में, मरे हुए आदमी को कैसे दिखाना है, जिंदा आदमी को कैसे दिखाना है, बजाते हुए कोई शास्त्र, जो गायन शास्त्र बजाते हुए कैसे दिखाना है, उन लोग को ऐसा दिखा रहे थे कि मालूम चलता है उन लोग कितने उन लोगों कलात्मक प्रकाष्ठा पर थे। अवशेष देखते हैं, रिमेंसेस इंग्लिश में बोलते हैं इसको, देखते हैं। तो भिन्न स्थानों में खुदाई से प्राप्त अवशेषों को विभिन्न सभ्यताओं विशेषताओं की जानकारी मिलती है। इन अवशेषों से हमें प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो के अवशेष से हमें हड़प्पा की सभ्यता संस्कृति काफ़ी जानकारी मिलती है, देते हैं। वहाँ की खुदाई से मिले 500 से अधिक मोहरों में तत्कालीन निवासियों के धार्मिक विश्वास और संस्कृति का अभिरुचियों का पता चलता है। बसाड़ के प्राप्त मिट्टी के मोहरे
व्यापारिक श्रेणियाँ के विषय में जानकारी देती हैं। नोट: प्राचीन भारत में लोहे का प्रयोग 1100 ईसा पूर्व में हुआ था। अब हम इतना 2 टॉपिक अपना कवर कर लिए, जो था हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और दूसरा जो था वैदिक सिविलाइजेशन। अब इसको आप लोग जैसे रिवीजन कीजिए, और फिर कल हम आपको 2 टॉपिक पर फिर हम आपसे बात करेंगे। तो ऐसे अगर कीजिएगा डेली, तो आपको करीब 15 दिन में आपको एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक पूरा फुल मतलब स्केल है, इसमें आपको कोई टॉपिक आपको छूटा नहीं मिलेगा। हर टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया, हर एक छोटा पॉइंट को कवर किया गया, हर एक बड़ा पॉइंट को कवर किया गया। ये इतने अच्छे आपको नोट्स के रूप में हम आपको दिए हैं। थैंक यू, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।